हेलो एवरीवन। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं सन्नाट एंड सन्नाट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोक्सिक इश्केमिक एनकेफेलोपैथी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। हमें सबसे पहले तीन चीज़ें याद रखना है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तीन स्टेज होती है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। भाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या ध्यान रखोगे? यदि हाइपर अलर्ट है, यदि बच्चा हाइपर अलर्ट है तो स्टेज 1 होगा। यदि बच्चा लिथार्जिक है या बच्चा स्टुपरस है तो स्टेज 3 होगा। तो स्टेज 2 पे लिथार्जिक है और स्टेज 3 पे स्टुपरस है। ये तीनों कंडीशन क्लियर है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल में हम लोग चार चीज़ें देखते हैं। मसल टोन देखेंगे पहले बच्चे का कैसा है, पोस्चर देखेंगे, बच्चे का स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस देखेंगे और बच्चे का सेगमेंटल मायोक्लोनस देखेंगे। तो चार चीज़ें ध्यान रखना है, मसल टोन, पोस्चर, स्ट्रेच रिफ्लेक्स और सेगमेंटल मायोक्लोनस। ये चार चीज़ देखोगे। अब देखो कंपेयर करोगे, स्टेज 1 है तो उसमें मसल टोन कैसा होगा, नॉर्मल होगा। स्टेज 2 में कैसा होगा, बोले माइल्ड हाइपोटोनिया होगा। और स्टेज 3 में क्या होगा, फ्लैसिड हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल लुस्त पूरा पड़ा रहेगा। अगर हम लोग पोस्चर पे बात करेंगे तो पोस्चर कैसा होगा, माइल्ड डिस्टल फ्लेक्शन। अगर डिस्टल फ्लेक्शन है तो माइल्ड होगा। स्टेज 2 में कैसा होगा तो बोले स्ट्रॉन्ग डिस्टल फ्लेक्शन होगा। और स्टेज 3 में क्या होगा तो बोले इंटरमिटेंट डीसेरिब्रेशन होगा। ये तीनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस देखेंगे तो स्टेज 1 में हम लोग बोलते हैं यार ओवर एक्टिव होता है ना, मतलब जरूरत से ज़्यादा। स्टेज 2 में भी ओवर एक्टिव होता है। स्टेज 3 में क्या होता है तो बोले डिक्रीज और अपसेंट होता है। ये बात ध्यान रखना। सेगमेंटल मायोक्लोनस कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उसमें क्या होगा तो बोले स्टेज 1 में प्रेजेंट रहेगा, स्टेज 2 में प्रेजेंट रहेगा पर स्टेज 3 में अपसेंट रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट बहुत आसान है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स और सेगमेंटल मायोक्लोनस याद रखना। देखो स्ट्रेच रिफ्लेक्स में स्टेज 1 ओवर एक्टिव है, स्टेज 2 भी ओवर एक्टिव है। तो सेगमेंटल मायोक्लोनस में देखो दोनों प्रेजेंट है और इधर दोनों अलग ही चल रहे हैं, ये डिक्रीज और अपसेंट। तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस पे। हम इसमें सकिंग देखेंगे, सक कैसा है तो स्टेज 1 में वीक रहता है, स्टेज 2 में वीक या अपसेंट हो सकता है, स्टेज 3 सीधा है अपसेंट है, भाई नहीं है ही नहीं। मोरू रिफ्लेक्स कैसे देखोगे, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से मिलेगा, लो थ्रेशोल्ड स्टेज 1, वीक, इनकम्प्लीट, हाई थ्रेशोल्ड स्टेज 2, स्टेज 3 में फिर अपसेंट है भाई सीधा। ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स होता है, स्टेज 1 में कैसा होगा, बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलेगा। स्टेज 2 कैसा होगा, बोले ओवर एक्टिव होगा, जरूरत से ज़्यादा होगा। और स्टेज 3 कैसा होगा तो अपसेंट होगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। अब टॉनिक नेक बहुत सिंपल है। देखो टॉनिक नेक में स्टेज 1 में स्लाइट रहेगा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 में है। और अगर मैंने कहा स्टेज 3 तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अपसेंट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे ना, ऑटोनॉमिक फंक्शन बहुत आसान है यार। देखो स्टेज 1 में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो जो भी सिंपैथेटिक के फीचर है वो सारे मिल जाएंगे। स्टेज 2 में पैरासिम्पैथेटिक होगा तो जो भी पैरासिम्पैथेटिक के वो फीचर सारे मिलेंगे। स्टेज 3 में भाई कुछ भी होता है, सिंपैथेटिक भी हो सकता है, पैरासिम्पैथेटिक भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर प्यूपिल, सिंपैथेटिक में क्या होता है, प्यूपिल डायलेट होती है, मिड्रियासिस। पैरासिम्पैथेटिक मियोसिस मतलब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, इधर वेरिएबल है, ये अलग दुनिया का है। हार्ट रेट सबको पता है, टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये बच्चे को पता है, वेरिएबल। अब ब्रोंकियल और सलाइवरी सिक्रीशन वही, सिंपैथेटिक में कम, इसमें स्पेयर्स, इसमें प्रोफ्यूज और इसमें फिर वेरिएबल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी देखोगे तो स्टेज 1 में भाई सिंपैथेटिक है तो क्या होगा, नॉर्मल या डिक्रीज हो जाएगी। अगर पैरासिम्पैथेटिक है तो इंक्रीज हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, वेरिएबल। अब काम की बात याद रखनी है, सीजर जरूर याद रखना। सीजर में क्या याद रखोगे, देखो यदि आप सीजर पढ़ोगे ना तो स्टेज 1 में सीजर नहीं होते हैं, नॉन। बट ध्यान रखना स्टेज 2 में या तो सीजर बहुत कॉमन होंगे, फोकल होते हैं और मल्टी फोकल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और तीसरे में क्या याद रखोगे, अनकॉमन है, ठीक है। सीजर में अगर मैं ईईजी की फाइंडिंग देखूँ तो नॉर्मल रहेगा, जो अवेक में आपको फाइंडिंग्स मिलती है वो मिलेगी। पर स्टेज 2 की ध्यान से देखो क्या है, अर्ली लो वोल्टेज कंटिन्यूस डेल्टा एंड थीटा। तो अर्ली में क्या मिलेगा आपको, लो वोल्टेज मिलेगा, डेल्टा थीटा वेव। लेटर में आपको पीरियोडिक पैटर्न मिलेगा। और सीजर कैसा रहेगा, फोकल 1 to 1.5 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव। ये क्वेश्चन आता है कैसा सीजर मिलेगा। स्टेज 3 में सिंपल है, अर्ली में पीरियोडिक पैटर्न एंड आइसोपोटेंशियल फेज मिलेगा और लेटर में टोटली आइसोपोटेंशियल है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, ड्यूरेशन। यदि 24 आवर से कम है स्टेज 1,
यदि 2 से 14 दिन है 2 to 14 डेज स्टेज 2, यदि आवर टू वीक्स है तो स्टेज 3। तो इस तरीके से अपन लोग कंप्लीट करते हैं हमारा मेन टॉपिक सन्नाट एंड सन्नाट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोक्सिक इश्केमिक एन्केफेलोपैथी। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवन क्लासिफिकेशन आता है हाइपोक्सिक इश्केमिक एन्केफेलोपैथी का। कैसे डिफरेंशिएट करोगे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में? माइल्ड देखो, माइल्ड का मतलब कॉन्शियसनेस में यदि बच्चा इरिटेबल है तो माइल्ड है, यदि बच्चा लिथार्जी है तो मॉडरेट है, यदि सीवियर है तो कोमाटोस। ये 2-3 बातें ध्यान रखना। यदि हम टोन देखेंगे, अगर हाइपोटोनिया है तो माइल्ड है, अगर मॉडरेट है तो मार्क्ड हाइपोटोनिया है, और अगर सीवियर है तो ज़रूरत से ज़्यादा सीवियर हाइपोटोनिया है। सीजर, यदि सीजर नहीं है, नो, माइल्ड में मिलते हैं। मॉडरेट में सीजर मिलते हैं, और लंबे समय तक सीजर चल रहे तो प्रोलॉन्ग्ड है। सकिंग और रेस्पिरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि पुअर सकिंग है बच्चे की तो माइल्ड होगा, यदि बच्चा सक ही नहीं कर पा रहा है तो मॉडरेट है, और यदि अनेबल टू सस्टेन स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन तो सीवियर है। इस तरीके से हमारे ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय गाइस।